नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने हिंदी के जब शुरुआती टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, अपने शुरुआत वर्ण से की थी। वर्ण के बाद शब्द, फिर शब्द के सभी प्रारूप, विकारी, अविकारी, अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें अब तक सीख ली हैं। आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आज शुरुआत हम संधि की करेंगे। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी संधि है और संधि हिंदी है। यानी जिसको हिंदी आती है उसको संधि आती है, और जिसको संधि आती है उसको हिंदी आती है। ये अपना शीर्षक है आज का। देखो, सबसे पहले अपन करते क्या हैं, जिस भी शीर्षक को, जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी व्याकरणिक उत्पत्ति को सीखा जाता है। यदि जब भी आपको संधि शब्द की उत्पत्ति पूछी जाए तो ध्यान रखना, इसमें संस्कृत का सम उपसर्ग है, धा धातु है और ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब भी किसी शब्द या धातु को हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो सबसे पहले उसके प्रथम स्वर को वृद्धि करते हैं। यदि ए है तो उसको आ में बदलते हैं, अगर छोटी ई या बड़ी ई है तो उसको ए में बदलते हैं। वृद्धि करेंगे तो उसको आई में बदलेंगे। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो गुण करते समय ओ में बदलेंगे, और यदि उसको वृद्धि करेंगे तो औ में बदलेंगे। जहाँ री दे रखा है उसको गुण करोगे तो अर में होगा, और यदि उसको वृद्धि करोगे तो आर में होगा। अब यहाँ वृद्धि यदि करें तो ए को आ से बड़ी कोई वृद्धि नहीं होती। दूसरा काम किया जाता है उसके अंतिम स्वर का लोप। जैसे मैं यहाँ दूसरा उदाहरण समझा रहा हूँ आपको, ये आसानी से समझ में आएगा। समाज एक शब्द है और इसको आप इक प्रत्यय जोड़ रहे हो, तो करना क्या है, प्रथम स्वर को वृद्धि करो। यानी इसका प्रथम स्वर स में मिला हुआ ए है, इसको वृद्धि करोगे तो आ हो जाएगा। बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी मध्य वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना। स्थिति ये हो गई है। अंतिम स्वर का लोप करो, यानी जय में से क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, और सामने क्या है, इक। अब देखो, मेल करोगे तो शब्द बन जाएगा आपका सामाजिक। ठीक है, ये ही नियम, यही फार्मूला अगर यहां हम लगाएं तो देखना, सम तो उपसर्ग है ही, वृद्धि पहले से की हुई है तो ए को आ से बड़ी कोई वृद्धि नहीं होती है। अंतिम स्वर का लोप करो तो ध में से क्या चला गया, ए, और सामने क्या है, ई, या फिर इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, पीछे सम उपसर्ग। अब यहां एक संधि हो रही है, यानी आगे जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां एक नियम होगा कि पद के अंतिम मय के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है, स्वर आएगा तो वो मय को पूरा कर देगा। यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मय अनुस्वार में बदल जाता है। मय क्या करता है, अनुस्वार में बदल जाता है, क्योंकि इसके सामने तय वर्ग का चौथा अक्षर है। यानी शब्द यहां तक तैयार हो गया। यदि इससे आगे इसका एक विकल्प और देखा जाए, यानी ये कुल मिलाकर के हम संस्कृत से यू का यू उधारा ले रहे हैं, ये ध्यान में रखना। और ये बात जब मैं आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशी सिखा रहा था, वह सिखा चुका था कि स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधियों के सभी उदाहरण तत्सम होते हैं। ये हमने संस्कृत से यूं की यूं उधारी ली हैं चीज़ें। हिंदी की जो संधियां होती हैं वो या तो हर सिलेबस में नहीं होती, यानी हिंदी की संधियों में कहीं ह्रस्वकरण होता है, कहीं व्यंजन का लोप होता है, कहीं स्वर का लोप होता है। जैसे कान प्लस कटा, कनकटा, नाक प्लस कटा, नकटा, पानी प्लस घाट, पनघट, जो प्लस ऐसा, जैसा। तो वो इनमें तीनों में ही नहीं है, न स्वर संधि में है, न व्यंजन संधि में है, और न ही विसर्ग संधि में है। अब ये आगे का नियम क्या कह रहा है, यहां तक तो हमने सीखा कि पद के अंतिम मय के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मय अनुस्वार में बदलता है। अगर इस अनुस्वार के सामने वर्गों का कोई सा अक्षर हो, वर्ग 5 हैं,
जिसको अपन कूचू टू तुपू के रूप में जानते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। यदि वर्गों का कोई सा अक्षर है तो यही अनुस्वार सामने वाले का पांचवा हो जाता है। सामने वाले का पांचवा, यानी तै वर्ग का अक्षर है और तै वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? न होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका शब्द क्या बन गया? संधि। जब जब भी व्याकरणिक उत्पत्ति पूछी जाए तो बताना क्या है? सम उपसर्ग है, धा धातु है और ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये बीच वाली जो प्रक्रिया है ये मैं केवल आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, इसका हमें पेपर में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। यदि आप इसको सीधा यूं कर देते हो, सम प्लस धी, संधि विच्छेद तो सही है लेकिन उत्पत्ति सही नहीं है। यानी सम उपसर्ग है, संस्कृत की धा धातु है धारण करने के अर्थ में, और ई प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है। फिर यदि हमें यह पूछा जाता कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी मेल, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, मैं ये व्यक्तिगत रूप से रिस्क ले रहा हूं। यदि हमें ये पूछा जाता है कि संधि शब्द कौन से लिंग का है, ध्यान रखना संधि शब्द नित्य, बल दे रहा हूं मैं इस शब्द पर, संधि शब्द नित्य पुल्लिंग है। क्यों लगा कुछ? हाँ, संधि शब्द नित्य पुल्लिंग है। क्यों है पुल्लिंग? जैसे अपन वाक्य बनाते हैं कि दो देशों के बीच संधि हो गई, तो वो क्रिया क्या बता रही है? स्त्रीलिंग है ना? इस संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल है। शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में मेल हो गई? नहीं, क्रिया कभी निर्धारण नहीं करती कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उस शब्द का निर्धारण होता है उसकी उत्पत्ति से। धा धातु धारण करने के अर्थ में है, यानी धारण करना। दूसरी चीज, जब आप इसकी परिभाषा बनाते हो तो परिभाषा में इसको एक नाम दिया गया। देखना, अपन यूं नहीं कह सकते कि दो वर्णों का मेल संधि होता है। अपन इसको यूं कहते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से आने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये देखिए, इसकी परिभाषा आपको बताएगी कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। यानी दो वर्णों के परस्पर मिलने से आने वाले विकार को संधि कहते हैं। आने वाला विकार या होने वाला रूप परिवर्तन, ऐसा तो नहीं है कि आने वाली विकार या होने वाली रूप परिवर्तन ना। आने वाला विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। केवल इसको इतना ही नहीं कहना है कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से संधि बन गई है। नहीं, जब तक उनमें रूप परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक वो संधि नहीं है, उसको संयोग कहा जाएगा। जैसे मान लो कि मैं यूं कह दूं कि निर और जन, और फिर इसको मैं यूं बना दूं निर्जन। अब ये कोई संधि नहीं है, क्योंकि रे यहां भी आधा है, यहां भी आधा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल वर्ण सम्मेलन हुआ। तो ये चीज क्या कहलाती है? संयोग। इसको हम संधि नहीं कह सकते। यदि इसको यूं किया जाता नि है और जन, अब देखिए, यानी विसर्ग के सामने यदि कोई घोष वर्ण आता तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। अब ये क्या बन रहा है? निर्जन। यानी आने वाले विकार को या होने वाले रूप परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दोनों चीजें याद रखनी है। सबसे पहले संधि शब्द की व्याकरणिक उत्पत्ति सम उपसर्ग है, धा धातु है और ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है।
परिभाषा की दृष्टि से यदि पूछा जाता है तो दो वर्णों के परस्पर मिलने से आने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, विकार नहीं आएगा, तब तक वो संधि नहीं है, बल्कि उसको क्या कहा जाएगा? संयोग कहा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम संधि कहाँ करते हैं? बच्चों, आप छठी क्लास से संधि पढ़ना शुरू करते हो, आपने +2 तक रेगुलर संधि पढ़ी है, फिर आपने जब ग्रेजुएशन किया तो कंपलसरी हिंदी एक पेपर तो था उसमें, फिर आपने आपकी जो प्री पीटीटी दम लगा करके संधियाँ पढ़ी क्योंकि सिलेक्शन का आधार था वहाँ पर हिंदी। फिर आप जब एक बार रीट की तैयारी कर रहे थे, यानी आज तक आप बहुत बार संधि पढ़ते आए हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। मैं यहाँ तोड़ कर रहा हूँ उन चीज़ों का। यानी किसी भी शब्द में जब हम संधि करते हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त है, यूँ नहीं कि मन की मर्जी से हर कहीं संधि कर दी। सबसे पहली शर्त है, जितने आपने टुकड़े किए हैं प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो। आज ये भूमिका सीख लो, अगर ये सीख लिया तो आगे कहीं कभी किसी संधि में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने आपने टुकड़े किए हैं, जितने आपने विच्छेद किए हैं, प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो, ये संधि की पहली शर्त है। जैसे मान लो आपने कोई भी शब्द लिखा, मैं नॉर्मल शब्द लिख रहा हूं जो आपके अमूमन जुबान पर रहता है, जगत और ईश, इसको अपन क्या बना देते हैं? जगदीश। पहली बात अपने ये सीखा कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से, दो वर्णों के परस्पर मिलने से आने वाले विकार को, यानी तय किस में बदला है? दय में, संधि कहते हैं। वो बात तो परिभाषा की पूरी हो गई। दूसरी चीज सार्थक और सार्थक, यानी जितने आपने विच्छेद किए हैं प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो। यानी जगत का मतलब है संसार और ईश का मतलब है स्वामी, यानी ये जगदीश कौन है? संसार का स्वामी। कहने का मतलब है कि संधि की पहली शर्त, मन की मर्जी से जैसे दीवार, मेज, पुस्तक नहीं कर सकते संधि, क्योंकि पहली शर्त क्या थी कि सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ हों। आपने 2 टुकड़े किए, 3 किए, 5 किए हैं, जितने भी विच्छेद आपने किए हैं प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो। इसकी दूसरी शर्त है कि प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या अंत में किसी शब्द के प्रत्यय जुड़ा हो तो भी संधि हो जाती है। प्रारंभ में क्या लगा हुआ होगा? उपसर्ग, या फिर अंत में हो सकता है प्रत्यय जुड़ा हो, क्योंकि ये बात भी कहीं न कहीं यहीं चली जाती है। उपसर्ग भी सार्थक होते हैं और प्रत्यय भी सार्थक होते हैं। जैसे उपसर्ग की जो परिभाषा हमने सीखी वो ये थी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देता है वो उपसर्ग कहलाता है, और ये इसका विपरीत था कि जो अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो कहने का मतलब जो खुद सार्थक है वही तो दूसरे का अर्थ परिवर्तित कर सकता है। निरर्थक तो अपन प्रयोग ही नहीं करते। ये बात मैं जब शब्द की भूमिका बना रहा था वहीं आपको सिखा चुका था कि निरर्थक शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न तो व्याकरण में होता है, न साहित्य में होता है, और न ही व्यवहार में होता है। जैसे इसको यदि अपन विश्लेषित करें, मान लो एक शब्द आ गया उप और इंद्र, अब इससे आप शब्द बना देते हो उपेंद्र। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस शब्द के प्रारंभ में क्या लगा है? उपसर्ग लगा है ना? तो उपसर्ग भी क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। अयादि संधि आप जब भी देखेंगे बिना प्रत्यय के बनती ही नहीं है। जैसे नी धातु है संस्कृत की, इसको अन प्रत्यय जोड़ते हो और ये शब्द बन जाता है नयन। तो देखिए संधि की दूसरी शर्त क्या बन के आ रही है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जितने आपने विच्छेद किए हैं प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो। यदि ये ना मिले तो दूसरी स्थिति क्या है? प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो या किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ा हो तो भी संधि हो जाती है। इसकी तीसरी शर्त,
केवल व्यवहारिक प्रक्रिया है बच्चों। मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं आपके लिए। किसी भी भारतवासी का नाम, किसी भी भारतवासी का नाम जो पंचांग में हो, समझ रहे हो इस चीज को। तीसरी शर्त क्या है कि किसी भी भारतवासी का नाम जो पंचांग में निर्धारित हो के टुकड़े हो जाते हैं, यानी उनमें संधि हो जाती है। अब पंचांग निर्धारित नाम का तात्पर्य क्या है? मान लो कि कल को आप में से कोई खड़ा हो जाए मेरे सामने और ये कहे कि सर जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने पंडित जी को बुलाया था और मेरा नामकरण संस्कार किया हुआ है, तो मेरा नाम भी पंचांग में निर्धारित है, लेकिन नामकरण संस्कार जो आज हम करते हैं वो प्रक्रिया ही नहीं है। यानी वैदिक परंपरा से यदि किसी का नामकरण संस्कार हुआ है तो वो नाम पंचांग निर्धारित होता है। अब आप ये कहोगे कि सर वैदिक परंपरा क्या होती है? उसमें आज जैसे पंडित जी ये कहते हैं कि नामकरण संस्कार करते समय कि आजकल ये राशि अच्छी चल रही है, जैसे मान लो कि नैना नीनी, इस पर कोई भी सुंदर सा नाम निकाल लो, है ना। तो फिर अपन क्या करते हैं, पंडित जी ने नाम नहीं रखा है, वो तो राशि बता के गया है आपको, आप क्या करते हो? जबकि नामकरण संस्कार की परंपरा ये थी कि पिता के मुख से एक शब्द निकलेगा, नाम के लिए एक नाम निकलेगा, उसी समय पंडित मंत्रोच्चार करेगा और वो नाम उसकी कुंडली में निर्धारित हो जाएगा। यहां हम क्या करते हैं, पंडित जी ने ये कहा कि नैना नीनी, इस पर कोई भी सुंदर सा नाम रख लो, ये राशि बहुत अच्छी चल रही है। अब आपा कह रहा पहली चोट तो ऐ देखा कि अहियाँ को नाम ढूंढा जो को परिवार में, घर में, गांव में, रिश्तेदारी में कहीं को नया, बिल्कुल नया नाम चाहिए, नाम भी शॉर्ट और स्वीट, वो नाम अपन रख लेते हैं। अब सोच के देखिए जी को कि कोई नाम को नहीं, एकदम टलेड़ो नाम आप लेके आवा तो वो कैसा सार्थक होया करे। जबकि भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि पिता का नाम पुत्र के साथ ही होता है। जैसा आज भी अपने साउथ इंडिया में होता है, सचिन रमेश तेंदुलकर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो नाम हैं, पंचांग निर्धारित जो नाम हैं, वो किसी न किसी रूप में ईश्वरीय नाम से जुड़े हुए होते हैं। ये है मेन बात। ये जो नामकरण संस्कार वर्तमान में हम कर रहे हैं, लॉर्ड मेकाले जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था, वो जब लौट करके गया था, यहाँ जाने से पहले उसने पत्र लिखा था कि मैं आज भारत में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करके आ रहा हूँ, आने वाली भारतीय संततियाँ रंग रूप से भारतीय होंगे, बल्कि इनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ इंग्लिशियन होगा, और वो आज हो रहा है। ठीक है। अंग्रेज जब हमारे भारत में आए थे, उनको शौक था कुत्तों का। उन कुत्तों के नाम होते थे ये चिंटू, पिंटू, शिंटू, रिंकू, पिंटू। आज हम बड़े चाव से वो नाम लाडलों के निकलवाते, वो नाम भारतीय संस्कृति के नहीं। हमारे भारतीय नामों में कहीं न कहीं ईश्वरीय नाम जुड़ा हुआ होता है। अपना पुराना नाम देखो, जगनाराम, धूड़ाराम, ख्याली राम, राम प्रसाद, राम कोरी, राम प्यारी, अनेक कठे न कठे ओ राम आयोडो ही रहतो, है ना। तो कहने का मतलब है कि पंचांग निर्धारित नाम वो होगा जो ईश्वरीय नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे अपने जगदीश को किया है, उपेंद्र को किया है, टुकड़ा आ गया नारी ईश्वर यानी नारीश्वर, योग इंद्र, योगेंद्र। कहने का मतलब है कि 3 शर्तें आप सीख चुके हो, सभी पदों के अलग अलग अर्थ हों, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या अंत में प्रत्यय जुड़ा हो तो भी संधि विच्छेद हो जाता है, और कोई भी पंचांग निर्धारित नाम हो उसको भी विच्छेदित किया जा सकता है। इसकी चौथी शर्त है, जो कि मेरे हिसाब से शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, यानी विवेक। और बच्चों ध्यान रखना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका विवेक। यानी हमें नॉलेज कितना है ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे पास विवेक कितना है ये चीज़ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मायने रखती है। यानी हमें जो विकल्प दिए जाते हैं उस विकल्प में हमें कई बार एक जैसे 2 उदाहरण मिल जाते हैं, यानी संधि की सारी शर्तें पूरी कर रहा होता है,
फिर भी उसके उत्तर दो मिल रहे होते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूं कि कमल और ईश, अब मैं आपको ये कहूंगी बच्चों इससे क्या बनेगा, और बड़ा शानदार और जल्दी से उत्तर देते हो क्योंकि यह चीज अपना हार्ड हार्ड मरमेड़ी है ना। अपन कह देते हैं कमलेश। अब यदि इसी को मैं यूं लिख देता कि कमला और ईश, तो भी आप उत्तर तो बिल्कुल यही देते, कमलेश। लेकिन बच्चों यदि उसने ये कहा कि कमलेश का निम्न में से सही संधि विच्छेद कौन सा है और ये दोनों ए और बी करके विकल्प में आ रहे हैं, तब आप क्या करोगे? यानी यहां आपका क्या काम आएगा? विवेक। और हमें जब सिखाया गया था तो गुरुजी कहते थे कि शेर को अगर मुकाबला करना है तो वहां सिर्फ विवेक काम आता है। जैसे मैं आपसे सीधा ही पूछूं कि शेर आपके पीछे लग गया, आप क्या करोगे? भागोगा? हाँ, भागोगा तो भी वो कौन जान दे, क्योंकि वो कम से कम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। उसको तो किसी चीज का भय नहीं, क्योंकि आप उसका टारगेट हो। और थारो तो आधो टाइम है निकल जाओ बाहर कठे से आगो, थे तो बाउड बाउड के बिन देख रहा हो, लेकिन बिन तो बाउड के कौन देखनो, बिको तो टारगेट। हाँ, यदि आप ये कहते हो कि हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे, यदि आप ये कह रहे हो कि हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे, नहीं, मौका ही नहीं देगा वो आपको, क्योंकि जब वो पीछे ही लगा हुआ है तो आपके हाथ पांव फूले हैं, सांस फूली हुई है, काम ही नहीं कर रहे हैं, और चढ़ने लागोगा और जे कोई छोड़ो तिसड़गो तो नीचे आगे पड़ोगा ना, है ना। तो उस समय आपके पास एक इलाज है, आप उस पेड़ पर चढ़ने की बजाय उस पेड़ की ओट ले लो। शेर के पास गुस्सा होता, विवेक नहीं होता। विवेक इस पृथ्वी पर दो ही लोगों के पास है, दो ही प्राणियों के पास है, एक मनुष्य और दूसरा बाज। बाज बहुत बड़ा विवेकशील जंतु होता है। खैर, अब आपने जैसे पेड़ की ओट ले ली है, आप उसको एक साइड से छेड़ दो, मतलब आप पेड़ के पीछे हो, पहला काम क्या करेगा? पेड़ को पंजा मारेगा, तू बीच में कैसे आया? शेर का पहला काम यही है। इतनी देर में आपके पास टाइम है, आप उसको एक साइड से छेड़ो, ओए, और दूसरी साइड से जितनी हिम्मत है एक सपोर्ट लगा दो उसको भर के। आपके इस त्वरित आक्रमण से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बच गए हो, त्वरित आक्रमण से 1% हो सकता है कि वो शेर है, सोच ले बेटा तू भाग ले, ओ सवा शेर है, यानी तेरा थप्पड़ मार दी, जान बची, लाखों पाए। फिर भी वो यदि आपको खा ही रहा है तो उसको थप्पड़ आपने मारी है और ज्यादा गुस्साएगा, वो तुरंत पकड़ेगा और मरोड़ देगा, मरता कम दर्द होगो। फिर आपको किसी ने अगर पीछे से देखा है तो वो एक तो मतलब ये कहे यार छोरो भाग्यो तो बहुत, पर खागो शेर है, सुगलो सो मुंडो करके बताओ आगलो, भाग्यो तो बुजुर्गो पर खागो शेर के करे। दूसरा ये कहें छोरो यार कम तो को नहीं हो, मरतो मरतो भी शेर का थप्पड़ मार दी, मौत तो आई बढ़िया ही विवेकाली। अब देखो, इसको चुनाव करना है इसके आधार पर, यानी अपन यूं कहें कि जैसे मैं रूढ़ शब्द आपको सिखा रहा था तो मैंने कहा था कि ईश शब्द जिसके भी अंत में जुड़ा है वो निश्चित तौर पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जिस भी शब्द के अंत में ईश जुड़ा हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब यदि इसको मैं ये कहूं कि कमल का है जो ईश वह है, यानी कमल एक पुष्प है ना, उसका है जो ईश वह कौन है हमें नहीं पता, लेकिन कमला का है जो ईश वह है। कमला शब्द अपने आप में किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, और कमलेश विष्णु का पर्यायवाची है। मेरा कहने का मतलब है कि संधियों में उस शब्द को पहले लिखेंगे जिसको हमने व्यवहार में ज्यादा लिया है। अब ये दोनों अगर आ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ याद रखेंगे कि विवेक की थ्योरी ये थी कि उस शब्द को संधियों में पहले लिखा जाता है जो सार्थकता को दर्शाता है या फिर जिसको हमने व्यवहार में ज्यादा लिया है। यहां यदि दोनों पृथक पृथक आते हैं, मैं ये खंडन नहीं कर रहा हूं कि कमल प्लस ईश सही नहीं है, सही है, क्योंकि ए या आ के बाद
इधर ए हो चाहे आ हो, सामने छोटी ई या बड़ी ई है, कोई सी भी हो, ए गुण हो जाता है। गुण संधि की शर्त पूरी करा, दोनों ही सार्थक भी हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इस विवेक की कि संधियों में उस शब्द को पहले लिखा जाएगा जिसको हमने व्यवहार में ज्यादा सुना है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, एक तो अपन यूं कहे कि राज और ईश, और इसको दूसरा अपन यूं कह दें कि राजा और ईश। अब दोनों से बना तो क्या रहे हो? राजेश। दोनों से बना क्या रहे हो? राजेश। यहां ए या आ के बाद बात तो वही है ना, चाहे इधर ए हो चाहे आ हो, सामने चाहे छोटी ई है चाहे बड़ी ई है, उसको गुण क्या होगा? ए होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अब इन दोनों में से आप ये देखिए कि व्यवहार में किसको ज्यादा लिया है, राज को या राजा को? हाँ, कुछ ने राज को ज्यादा लिया, कुछ ने राजा को ज्यादा लिया है। मैं बताता हूं आपको कि आपने कहां इस्तेमाल किया। इस राजा शब्द को आपने एक बार तो तब सुना था जब आप पढ़ते ही नहीं थे, यानी जब हम छोटे थे, रात को नींद नहीं आती थी, उस समय हमें नानी, दादी, दादा, नाना उनके पास छोड़ दिया जाता था। अब बूढ़ा आदमी भाई नींद गुनिया हुए तो मैं सोचता कि वो कहीं जाए करके चिप जा तो मैं भी थोड़ी बहुत देर आंख मीच लूँ, है ना, मतलब मैं भी सो जाऊं। अब उस समय दादी के पास या नानी के पास हर रोज एक नया राजा होता, हर रोज एक नई रानी होती, हर रोज नई एक कहानी होती, और उसको सुनते सुनते अपन सो जाते थे। उस समय नहीं पता था कि बेटा एक दिन राजेश का संधि विच्छेद करेगा और अपने काम आएगा ये राजा शब्द। दूसरा, हमने राजा शब्द कहाँ सीखा? इतिहास में, हिस्ट्री में। यानी मैं बात करूं फरवरी 1597 की, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। मेरे हिसाब से, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भारतीय संस्कृति में राजा नाम की जो व्याख्या है वो पैदा ही नहीं हुआ है। यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये शब्द वहां से गायब हो गया था। अब बचा क्या? अपना राज, यानी संस्कृत का राजन मूल शब्द है, राजन मूल शब्द है। अब क्योंकि व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, तो व्यंजन का तो लोप कर देंगे ना। राजन का हलंत जो न है, संस्कृत में हलंत वर्ण को रखते ही नहीं है। वो मैं आपको संज्ञा प्रकरण में संस्कृत वाली क्लास में सिखा रहा था। हलंते में एक सूत्र था कि अंतिम हल वर्ण की संज्ञा और लोप हो जाते हैं। अब यदि इन दोनों में से तुलना करोगे तो ये राजा गलत हो जाएगा और राज सही हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं विवेक। अगर ये ही राजेश की बजाय राजेंद्र होता तो वहां हम करते राजा जोड़ इंद्र, न कि राज जोड़ इंद्र, क्योंकि राजेंद्र जो शब्द है वो राजाओं का इंद्र है, यानी राजाओं का जो मालिक है वो राजेंद्र है। यहां राज का जो स्वामी है वो राजेश है। मेरा कहने का मतलब, संधि की 4 शर्तें हो गई हैं। सबसे पहले जितने विच्छेद आपने किए हैं प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो। दूसरी शर्त, किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या अंत में प्रत्यय जुड़ा हो। तीसरी शर्त, किसी भी भारतवासी का नाम जो पंचांग में निर्धारित हो उसके विच्छेद हो जाते हैं। और चौथी शर्त, संधियों में उस शब्द को पहले लिखा जाता है जिसको हमने व्यवहार में ज्यादा लिया है। इसका 5वां तरीका देखिए, जिन पदों में री, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रे या मूर्धन्य शय, एक एक शब्द को बल दे के सुनिए। जिन पदों में री, रे और मूर्धन्य शय दिया हुआ हो, उस शब्द में कहीं भी न दे रखा है, इस न को बदल दो ण में। न को किस में बदलना है? ण में बदलना है। दोबारा सुनिए, पूरे शब्द में यदि इनमें से कोई सा भी एक अक्षर मौजूद हो, चाहे री हो, चाहे रे हो, चाहे मूर्धन्य शय हो, और ये कहीं भी हो, तीनों में से एक, शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी हो, उस शब्द में कहीं भी न दे रखा हो, उस न को बदल दिया जाता है ण में। न को किस में बदल दिया जाता है? ण में बदल दिया जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि राम
और अयन। अब दीर्घ संधि है कि ए के बाद ए आता है, इसलिए इसको आ हो जाता है। संधि का तो इतना ही काम है, यानी ये शब्द क्या बन गया, रामायण। अब ये तो यहां तक तो बात समझ में आ रही थी कि ए के बाद ए आ रहा है, इसलिए इसको आ में बदल दिया, लेकिन न को किस में बदला, ण में। यानी ये आपके पास संधि की 5वीं शर्त थी कि पूरे शब्द में यदि री रे श हो, यहां क्या आ रहा है आपके पास, र आ रहा है, पूरे शब्द में कहीं भी न दे रखा हो, उस न को किस में बदल दिया जाता है, ण में बदल दिया जाता है। क्या आप इस नियम से संतुष्ट हो? यदि हो तो यहां मैं नहीं हूं, क्योंकि इसमें एक कारण है। जैसे पीछे एक उदाहरण आया था 2nd ग्रेड में, प्रश्न तो यह था कि इनमें से कौन सा शब्द है जो संधि और समास दोनों का उदाहरण है। वहां तो समास में पूछा गया था, लेकिन मान लो हमें संधि में इसको पूछा जाता है, तो मैं तो नियम तो ये सिखा रहा हूं आपको कि जिन पदों में री हो, रे हो या मूर्धन्य स हो, वहां न को ण में बदल दिया जाता है। अब देखिए यहां रे के कारण से न को ण में बदल दिया गया, रे तो यहां भी है। क्या इसको मैं रामानुज लिखूं? नहीं, ये बनेगा क्या, रामानुज। यानी रे इसमें है, इस कारण तो आप न को ण कर रहे हो, रे तो इसमें भी है, लेकिन इस न को ण में नहीं बदल रहे हो। अब ये मत कह देना कि सर वो बीच में आ रहे हो इलिए कुन करो ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि कहीं भी पूरे शब्द में शुरुआत में, बीच में, लास्ट में कहीं भी न आ रहा है तो उसको न में बदलना है। अपन बास्ते लागी वो बीच में एक शुरुआत में इकट्ठे भी है, लेकिन न को न में बदलना है, ये नियम ये कह रहा है। अब सोचो कि यहां क्यों नहीं हुआ, मैं बताऊं, ये कहीं किसी व्याकरण में नहीं मिलेगा। आप इसको यूं कह सकते हो कि जिन पदों में री रे श का प्रयोग हो वहां न को न होता है, बशर्ते वह पद समान हो। समान पद समझ रहे हो क्या है? समान पद का मतलब है कि पूरा शब्द एक ही स्वर से बना हो। इसमें देखिए ए के अलावा कोई स्वर ही नहीं है भाई, आ की मात्रा तो ए और आ तो दोनों समान स्वर है ना। ये पूरा का पूरा शब्द एक ही स्वर से बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, समान पद है। जबकि यहां क्या हुआ, ये ऊ की मात्रा यानी एक असमान स्वर आ गया। जब जब भी असमान स्वर आएगा तो री रे और श के होते हुए भी न को न नहीं होगा। देखिए पूरा नियम, एक एक शब्द आप बल दे के सुन सकते हो इसको। मैं ये कह रहा हूं कि जिन पदों में री रे या मूर्धन्य श होता है, उस शब्द में कहीं भी न दे रखा हो, उस न को न में बदल देंगे, बशर्ते वो पद क्या हो, समान हो। यदि आप इस बात से संतुष्ट हो तो मैं नहीं हूं। यानी इसका भी अपन खंडन करेंगे। जैसे रस और अयन, देखिए रस प्लस अयन, रे तो आ रहा है ना, ठीक है, इसको अपन रसायन लिखते हैं। क्या इसको रसायन किया है कभी? नहीं किया कभी भी। ये तो फिर भी अगर आप ये कहते कि आ की मात्रा दे रखी है, इम तो आ की भी को नहीं, वो तो यूं ज्यादा समान है। यानी यहां भी ए है, यहां भी ए है, ये भी ए है, पूरा का पूरा पद समान है। रे का भी प्रयोग है, इस नियम की तो धज्जियां उड़ गई ना। इसको याद रखना। इसी के आगे थोड़ा और बढ़ा दो इसको, प्रथम पद का अंतिम अक्षर या तो कै वर्ग का हो या पै वर्ग का हो। देखो आज तक थे औपचारिकता ही पूरी करता है। यहां प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, पै वर्ग का है। मैं देखिए राम, अपन यहां क्या कह रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर या तो पै वर्ग का हो या कै वर्ग का हो, इसलिए न को न हो गया। इसमें इसलिए नहीं हुआ कि समान पद नहीं है, कै वर्ग पै वर्ग का तो है लेकिन समान पद नहीं है। यहां देखिए प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है,
दंते स है, जो न कै वर्ग में आ रहा है न ही पै वर्ग में आ रहा है, इसलिए न कोण है नहीं हुआ। तो 10वीं क्लास में जब पढ़ा करता थान संस्कृत में और किमी ना हो तो राम शब्द जरूर रटेड़ा है, बच्चा दुख सुख पाके ते कहीं रट्या रट्या हा। आपा देखो करता कौन के कि रामाणाम है ना, षष्ठी का बहुवचन रामाणाम है ना, इस न कोण हुआ है क्योंकि पूरा पद समान है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर पै वर्ग का है। लेकिन जैसे राम की तरह बालक के चलते हैं उसी तरह भरत के चलते हैं, उसी प्रकार नर के चलते हैं, उसी प्रकार घट के चलते हैं। जैसे आप कर रहे हो राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामे बे रामस्य रामयो रामाणाम है ना। अब बालकस्य बालकयो बालका नाम, बालकस्य बालकयो बालका नाम, ये बाल का नाम नहीं बना, ये क्या बना है बाल का नाम, क्योंकि इस पूरे शब्द में न तो री है न रे है और न ही मूर्धन्य स है। री रे स हो तो ही न कोण होता है, अन्यथा नहीं होता। फिर बात ये यहां उठ करके आती है कि जैसे भरत प्लस नाम, अब इसमें रे है इसलिए इस नए को तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भरता नाम ही बनता है, भरता नाम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहां प्रथम पद का अंतिम अक्षर कै वर्ग या पै वर्ग का नहीं है, वो तोड़ है तारकले कठेई। पृथ्वी पर अपवाद नाम की कोई चीज को नहीं हुआ, की चीजों अपन गेल छुटा नहीं हुआ ना, बिना पाया कहते हैं अपवाद है। नियम है आपके पास, कंठस्थ करो एक एक चीज को। जिस शब्द में री रे मूर्धन्य श होता है उस शब्द में कहीं भी प्रयुक्त किए गए न को न हो जाता है यदि वह पद समान हो और उसके प्रथम पद का अंतिम अक्षर कै वर्ग या पै वर्ग का हो। तो ये संधि की 5 शर्तें हो गई। सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, जितने विच्छेद कर रहे हो प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो। दूसरी चीज, प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या अंत में प्रत्यय जुड़ा हो। तीसरी बात, किसी भी भारतवासी का नाम जो पंचांग में निर्धारित हो। और चौथी बात थी विवेक, यानी संधियों में उस शब्द को पहले लिखा जाता है जिसको हमने व्यवहार में ज्यादा लिया हो। पांचवी बात आप क्या सीख रहे हो कि जिन पदों में री रे श यानी मूर्धन्य श का प्रयोग हो वहां किसी भी नय को नय हो जाता है यदि पद समान हो, प्रथम पद का अंतिम अक्षर कै वर्ग या पै वर्ग का हो। एक चीज और सीखेंगे हम यहां पर संधि की छठी शर्त। शर्त बनाने से पहले मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी। एक तो अहन और रात्रि, व्याकरण में तो पढ़ोगा ना तो एक आगे ब्रैकेट में अपवाद लिख के पाओगे, लेकिन आपा तो अपवाद करा को ना, ठाडी आदत बिगड़ेली है। ये व्यंजन संधि का नियम है कि अहन शब्द के बाद यदि रे से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो अहन का नय ओ में बदल जाता है। अहन का नय क्या करता है, ओ में बदल जाता है। बिल्कुल बदल दो, अहो। फिर ये इसको आगे क्या बनाता है, रात्र। यानी व्यंजन संधि में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि रात्रि को रात्र में बदल दो, जबकि आपको जब भी पूछा जाता है कि अहोरात्र का सही संधि विच्छेद क्या है, ये 3 साल लगातार आया है 2009 से लेकर, यानी अहोरात्र का सही संधि विच्छेद क्या है, अहन और रात्रि। और यदि इसको रात्र पहले से कर दोगे तो रात्र सार्थक नहीं है, संधि की सबसे पहली बात ही गलत हो जाएगी। अहन का मतलब दिन और रात्रि का मतलब रात, रात्र तो कोई शब्द है ही नहीं, रात्रि है, इसका मतलब ये मात्रा कहां चली गई। दूसरा देखिए, अहन और निशा। अब इसी का अगला टुकड़ा था कि अहन शब्द के बाद यदि कोई स्वर या स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श का मतलब कै से लेकर मै तक के 25, ये तो उनमें नहीं है ना, कै से लेकर मै तक के 25 व्यंजनों में से कोई सा आता तो अहन का नय ओ में नहीं बदलता बल्कि रै में बदलता है। अब इसका जब आप संधि विच्छेद बनाते हो तो ये हो जाता है अहरनिश, यानी यहां से आ की मात्रा यहां नहीं लगाई जाती। अहन का मतलब दिन है, निशा का मतलब रात है। अगर यहां तक भी दिमाग नहीं आया तो एक लोक प्रचलित उदाहरण और ओते बिड़ता ही ले रोगा। जैसे टुकड़ा है अमित और आभा,
अमित प्लस आभा। दीर्घ संधि है कि ए या आ के बाद यदि ए या आ आते हैं तो उसको आ में ही बदला जाता है, लेकिन इसका जब आप संधि शब्द बनाते हो तो ये लिखा जाता है अमिताभ, जो सूर्य का पर्यायवाची है। क्या आपने यहां कभी ऐसा शब्द देखा अमिताभा? नहीं। और कोई नहीं तो अमिताभ बच्चन ने तो जानो ना, है ना। तो वो क्या था, यहां से देखिए आ गायब हो रहा है। क्या हो गया, ये क्या चीज थी, ऐसा क्यों करते हैं हम? अपवाद तो नहीं है, अपवाद तो एक होता है, दो होता है। आप कहीं भी चले जाओ, जूनियर में एक हिंदी में पाठ चला है, स्पीति में बारिश, 10 पन्नों का पाठ है। तीसरे पन्ने पर जाना, तीसरे पन्ने की तीसरी लाइन, 7वां शब्द पीताब लिखा हुआ है, उसका टुकड़ा है पीत और आभा, यानी ये आ की मात्रा गायब हो रही है। ये संधि की छठी शर्त है जो शायद आप ही जानते हो। देखना, याद कैसे रखोगे? यदि कोई उदाहरण संधि और समास दोनों का हो। देखिए छठी शर्त बन रही है, यदि कोई उदाहरण संधि और समास दोनों का हो और वह विपरीत लिंगी हो, यानी एक पुल्लिंग का हो और दूसरा स्त्रीलिंग का हो, तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दिया जाता है। नियम क्या है कि यदि कोई उदाहरण संधि और समास दोनों का हो और फिर वह विपरीत लिंगी हो तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दिया जाता है। अब सवाल ये उठेगा आपके दिमाग में, सर ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी संधि का अकेली का उदाहरण, अकेला संधि का अगर उदाहरण है तो उसको कितने भी लिंगों में लिख सकते हो, लेकिन किसी भी समास का जो समस्त पद बनता है वो सदैव एक ही लिंग में लिखा जाता है। चाहे उसको स्त्रीलिंग में लिखो चाहे उसको पुल्लिंग में लिखो, वो सदैव एक ही लिंग में लिखा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर जब एक ही लिंग में लिखा जाता तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग क्यों नहीं बना लेते, स्त्रीलिंग को ही पुल्लिंग क्यों बनाते हो? सवाल तो ये भी है कि भाई समास का समस्त पद यदि एक ही लिंग में लिखा जाता, बिल्कुल आप स्वीकार कर लो इस बात को, तो फिर स्त्रीलिंग को ही पुल्लिंग क्यों बनाते हो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग क्यों नहीं बनाते? तो इसका उत्तर मैं आपको जब रूढ़ शब्द पढ़ा रहा था वहां दे चुका था। जैसे आपको ये पूछा जाए कि लड़का और लड़की, इन दोनों में क्या फर्क है? लड़का और लड़की दोनों में क्या फर्क है? ये नहीं कहना कि मूछ को नुवर मारे मूछ हुए हैं, ऐ की कोई बात को नहीं है। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, लेकिन मेन बात क्या है? लड़का रूढ़ शब्द है। लड़का क्या है? रूढ़, और लड़की यौगिक है। और रूढ़ शब्द में आप क्या सीखो कि वह शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, विकार की गुंजाइश नहीं है, जबकि यौगिक के टुकड़े होते हैं उसमें परिवर्तन संभव है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग वाले को परिवर्तित करके पुल्लिंग में परिवर्तित कर लेते हैं। और यदि लोक साहित्य की मैं बात करूं तो हमारे ऋग्वेद में कहा गया है स्त्रीलिंग के लिए, बोले शेषवे तु रक्षति माता पिता कौमार्य तु भ्रात्र है यौवनावस्थायाम पति रक्षति वृद्धावस्थायाम तु पुत्रा। ले, यानी शेषवे तु रक्षति माता पिता, जब वो शिशु होती है माता पिता उसकी सुरक्षा करते हैं। कौमार्य तु भ्रात्र है, जब वो कुमारी होती है उसका भाई उसकी सुरक्षा करता है। यौवनावस्थायाम पति रक्षति, जब वो जवान होती है उसका पति उसकी सुरक्षा करता है। और वृद्धावस्थायाम तु पुत्रा, यानी जब वो वृद्ध होती है तो उसके पुत्र उसकी सुरक्षा करते। कहने का मतलब जब लोक व्यवहार में पुरुष प्राश्रित है तो आपने व्याकरण में भी रहने दिक्कत कड़ रही है। ये जो आज आपने भूमिका सीखी है, यदि ये संधि जितने दिन पढ़ोगे तब तक आपके याद हैं तो आपका सवाल किसी स्टैंडर्ड पर गलत हो ही नहीं सकता। एक बार देखिए, मैं इसको शुरुआत से आपको दोबारा बताऊं यदि कोई चीज़ आपके छूट गई हो। जब भी संधि शब्द की व्याकरणिक उत्पत्ति पूछी जाती है तो सम प्लस धी मत करना कभी भी, वो तो उसका संधि विच्छेद है। इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। यदि ये पूछा जाए, अटपट्टी रिस्क ली है मैंने ये आज आपके सामने, संधि शब्द नित्य पुल्लिंग है। संधि शब्द
नित्य पुल्लिंग है। आप वाक्य बनाओ जदा है कि दो देशों के बीच संधि हो गई इको मतलब पुल्लिंग को नहीं हो, स्त्रीलिंग है ना। क्योंकि इसकी जो पारिभाषिक शब्दावली हमने सीखी वह ये सीखा कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से आने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये देखिए, दो वर्णों के परस्पर मिलने से आने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब ये विकार शब्द, आने वाला विकार, ये चीज बता रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ठीक है ना। आने वाला विकार, होने वाला रूप परिवर्तन, या संधि को मेल कहें तो भी पुल्लिंग है, समझौता कहेंगे तो भी पुल्लिंग है। केवल ई की मात्रा ये नहीं सिखाती कि ये स्त्रीलिंग है। फिर इस विकार का मतलब ये था कि जैसे इसको अपन देख रहे हैं, यहाँ कोई विकार नहीं है, इसका मतलब ये संधि नहीं है बल्कि ये संयोग है। जबकि यहाँ विसर्ग रै में बदला है तो फिर ये क्या हो गई, संधि हो गई। जब भी किसी शब्द में संधि करते हो तो इसकी कुछ शर्तें हैं। यानी पहली शर्त, जितने आपने टुकड़े किए हैं प्रत्येक का अलग अलग अर्थ हो। दूसरी बात, किसी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या अंत में प्रत्यय जुड़ा हो तो भी संधि हो जाती है। तीसरी बात थी पंचांग निर्धारित नाम, किसी भी भारतवासी का नाम जो पंचांग में निर्धारित हो उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसका संधि विच्छेद हो जाता है। पंचांग निर्धारित नाम अपलडा को नहीं है ना। पंचांग निर्धारित नाम क्या होता है, जो कहीं न कहीं ईश्वरीय नाम से जुड़ा हुआ होता है, उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। चौथी शर्त थी विवेक, यानी संधियों में उस शब्द को पहले लिखा जाता है जिसको हमने व्यवहार में ज्यादा लिया हो। पांचवी जो बात थी वो अपन ये सीख रहे हैं कि जिन पदों में री, रै या फिर मूर्धन्य श का प्रयोग होता है वहां किसी भी नय को नय हो जाता है यदि पद समान हो और प्रथम पद का अंतिम अक्षर क वर्ग या प वर्ग का हो। इसकी छठी और अंतिम जो शर्त है वो अपन ने यूं सीखी है कि यदि कोई उदाहरण संधि और समास दोनों का हो और फिर वह विपरीत लिंगी हो तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दिया जाता है। अगर इतनी भूमिका आपको याद रही तो आगे जैसे अपन संधि की शुरुआत करेंगे कहीं कोई किसी उदाहरण में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ये दिमाग में रखना कि अपवाद नाम की हिंदी और संस्कृत के व्याकरण में कोई चीज़ नहीं है जो हमें नहीं आता। पीछा छुड़ाने की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि वो अपवाद है, नहीं, हर चीज़ का नियम है। इसीलिए मैंने ये रिस्क उठा करके आपको भूमिका बताई है संधि की। आज की क्लास में इतना ही, कल हम इसको विस्तृत रूप से सीखेंगे।